गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में आपको कुछ बताया गया था, लेकिन पुनः रिवाइज करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले आप ये जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य। तो वाक्य जो होता है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो सार्थक अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ को प्रकट करता है और पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। इसी चीज को हम बोलेंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। आप इसे अपनी कॉपी में नोट्स की तरह बना सकते हैं, नोट भी करते चले जाएंगे वीडियो को पॉज कर करके। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस। अब सेंटेंस जो होता है, किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला जो होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब जो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। कहीं कहीं आपको इसकी हिंदी कर्ता मिलेगी किताबों में, और कहीं कहीं आपको इसकी हिंदी उद्देश्य मिलेगी। दूसरा जो भाग होता है प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम इसको बांटना शुरू करते हैं कि मान लीजिए एक सेंटेंस बोला गया, राम रन्स, सरला सिंग्स। राम रन्स और सरला सिंग्स, ये हमारे दो वाक्य हो गए। अब जब बांटना शुरू करेंगे तो आपको ये बताया गया कि किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। अब इसमें पहला भाग होता है सब्जेक्ट, दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कौन सा कहलाता है? मतलब वाक्य का वह भाग जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाए। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाए, वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में बताया जाता है। तथा सब्जेक्ट जो होता है वो सदैव ही नाउन तथा प्रोनाउन ही होते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो सदैव ही नाउन तथा प्रोनाउन ही होते हैं। अब आते हैं हम प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। प्रेडिकेट वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट वह भाग होता है जो यह बताता है कि हमारा कर्ता कुछ बोलता है, कुछ करता है। मतलब दूसरे अर्थों में ये कहेंगे कि कर्ता के द्वारा बोला गया, कर्ता के द्वारा किया गया या कर्ता के द्वारा कहा जाने वाला जो शब्द होता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि दो भाग होते हैं, राम रन्स और सरला सिंग्स। अब यहाँ देखते हैं, अब एक और आसान तरीका होता है पहचानने का कि हम कैसे पहचानेंगे इसे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम अलग कैसे करेंगे।
तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जहाँ से सहायक क्रिया या जहाँ से हेल्पिंग वर्ब लगी हो या जहाँ मेन वर्ब लगी हो, कहीं कहीं सीधे मेन वर्ब आ जाती है, कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है। तो जहाँ से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला पूरा भाग हमारा सब्जेक्ट कहलाता है और उसके बाद वाला वाक्य हमारा जो बचा हुआ भाग है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो देखिए यहाँ रन्स क्रिया है और यहाँ सिंग्स क्रिया है। तो आपको बताया गया कि जहाँ से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू हो उसके पहले वाला भाग आपका सब्जेक्ट, उसके पहले वाला भाग आपका सब्जेक्ट कहलाता है। जहां से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला भाग सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के भाग, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं, सब्जेक्ट में कितने भाग होते हैं। अब किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट में अधिकतम 4 भाग होते हैं। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट में अधिकतम 4 भाग होते हैं। तो किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट में अधिकतम 4 भाग होते हैं। वो कौन कौन होते हैं आप ध्यान से देखें इसे। पहला जो भाग होता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के भाग। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के अधिकतम 4 भाग हो सकते हैं। पहला कौन सा होता है इसमें, पहला जो होता है क्वालिफायर होता है, दूसरा जो होता है डिटरमिनर होता है, तीसरा जो होता है हेड वर्ड होता है और चौथा जो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। किसी भी सब्जेक्ट के 4 भाग हो सकते हैं अधिकतम। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है डिटरमिनर, तीसरा होता है हेड वर्ड, चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इनका आप थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लें। क्या होता है क्वालिफायर जो होता है यह विशेषता बताता है। डिटरमिनर जो होता है अब क्वालिफायर के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं, पसेसिव प्रोनाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं और पसेसिव एडजेक्टिव भी आते हैं। डिटरमिनर जो होता है यह निश्चित करने वाला। डिटरमिनर का मतलब होता है कि निश्चित कर देता है। और हेडवर्ड जो होता है ये प्रमुख शब्द होता है हमारा, सब्जेक्ट का सबसे प्रमुख शब्द होता है हेडवर्ड। बिना हेडवर्ड के कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम आगे बढ़ते हैं पढ़ने की तरफ। अब हम सब्जेक्ट के भाग देखने चलेंगे। सब्जेक्ट के भाग, सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखें। सब्जेक्ट सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, जैसे कि आपको लिखा गया था राम रन्स, सी सिंग्स। अब आपको बता दिया गया कि सब्जेक्ट के केवल मतलब किसी भी सेंटेंस के केवल 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में बताया गया आपको कि सब्जेक्ट के रूप में जो हेडवर्ड होता है, सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन या प्रोनाउन ही आ सकते हैं। यदि इकलौता शब्द आया है तो या तो नाउन होगा वो या तो प्रोनाउन होगा वो। अब सब्जेक्ट के भाग हम पढ़ेंगे। आपको बताया गया कि सब्जेक्ट के 4 भाग होते हैं। पहला जो आपका बताया गया था क्वालिफायर। अब क्वालिफायर के विषय में हम पढ़ेंगे कि ए बॉय रन्स, the
मैन टीच, दी मैन टीच। अब यहाँ देखते, फिर हम यहाँ छाट देंगे। जब सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करेंगे, तो हमारा सबसे आसान एक तरीका होता है कि जहाँ से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जहाँ से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ से जब हम छाटते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ये पूरा हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ देखते हैं हम कि सब्जेक्ट वाले भाग में दो शब्द आए हैं। एक शब्द ये हमारा आया है इधर वाला, और एक शब्द इधर वाला आया है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, मैंने आपको बताया कि क्वालिफायर। अब ये ध्यान देना है कि यदि सब्जेक्ट वाले भाग में केवल दो शब्द आए हों, यदि सब्जेक्ट वाले भाग में केवल दो शब्द आए हों, तो जो सबसे पहला शब्द होता है वो हमारा क्वालिफायर कहलाता है, क्वालिफायर कहलाता है। सब्जेक्ट वाले भाग में यदि केवल दो शब्द आए हों तो पहला शब्द क्वालिफायर कहलाता है, और ये जो दूसरा शब्द होता है वो हमारा हेड वर्ड होता है। दूसरा शब्द जो होता है वो हेड वर्ड होता है। तो पहला हमारा क्वालिफायर हो गया, दूसरा हमारा हेड वर्ड होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे जब बढ़ते हैं तो डिटरमिनर आता है। अब डिटरमिनर की एक परिभाषा होती है। डिटरमिनर जो होता है वो निश्चित करने वाला होता है, वो निश्चित कर देता है एकदम। जैसे ए बॉय रन्स दी मैन टीच। अब इसे हम बढ़ाते हैं, जब ये लिखते हैं कि ए टाल बॉय रन्स दी ओल्ड मैन टीच। ए टाल बॉय रन्स और दी ओल्ड मैन टीच। अब यहाँ फिर हम छाटना शुरू करेंगे, तो प्रक्रिया वही हमारी होगी कि जहाँ से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू हो उसके पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से जब हम छाटते हैं इसको, तो ये सब्जेक्ट के रूप में हमें इतना बड़ा भाग मिल जाता है। जब छाटते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हमें इतना बड़ा भाग मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें तीन शब्द आ गए हैं, इसमें तीन शब्द आ गए हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें तीन शब्द आ गए हैं। अब हमारा नियम ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट वाले भाग में तीन शब्द आ जाएं, अर्थात हेड वर्ड के पहले दो शब्द आए हों, यदि सब्जेक्ट वाले भाग में हेड वर्ड के पहले दो शब्द आए हों, तो जो पहला शब्द होता है वो हमारा क्वालिफायर हो जाता है। गलत है, वो हमारा क्या होता है? डिटरमिनर। पहला शब्द जो होता है वो डिटरमिनर, और दूसरा शब्द जो होता है ये होता है क्वालिफायर, और तीसरा जो शब्द होता है हमारा हेड वर्ड। यदि सब्जेक्ट वाले भाग में तीन शब्द आए हों, अर्थात हेड वर्ड के पहले दो शब्द आए हों, तो जो सबसे पहला शब्द होता है वो डिटरमिनर कहलाता है, दूसरा शब्द क्वालिफायर कहलाता है, तीसरा हेड वर्ड। अब जो क्वालिफायर यहाँ बनता है वो एडजेक्टिव होता है। जो क्वालिफायर बनता है वो एडजेक्टिव, ये क्वालिफायर जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। और जो डिटरमिनर होता है, अब मैंने आपको बताया था डिटरमिनर का काम क्या होता है। डिटरमिनर निश्चित कर देता है। निश्चित जैसे ए टाल बॉय रन्स, ए टाल बॉय मतलब लड़का तो दौड़ रहा है, लड़का दौड़ता है, लेकिन कैसा लड़का है? एक ही लड़का है। ए टाल बॉय रन्स, एक लंबा लड़का दौड़ता, उसने निश्चित कर दिया कि एक ही लड़का है।
उसी प्रकार से दी ओल्ड मैन टीच, वह बूढ़ा व्यक्ति पढ़ाते हैं या वह बूढ़े व्यक्ति पढ़ाते हैं। तो निश्चित यह है कि दी मतलब वही बूढ़े व्यक्ति जो है वो पढ़ाते हैं। अब डिटरमिनर का काम क्या होता है? निश्चित करने वाला। और क्वालिफायर जो होता है ये क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे टाल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ओल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि क्वालिफायर जो होता है किसी भी वाक्य में जब भी आएगा वो हेड वर्ड के पहले ही आएगा। क्वालिफायर जब भी आता है वो हेड वर्ड के पहले ही आता है। देखिए यहाँ भी बनाया गया है क्वालिफायर। अब एक अंतर होता है कि जब दो शब्द आते हैं तो क्वालिफायर, पहला शब्द क्वालिफायर होता है, लेकिन जब तीन शब्द आते हैं तो पहला शब्द जो होता है वो डिटरमिनर हो जाता है और दूसरा शब्द जो होता है क्वालिफायर होता है और वो एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो ये तो हो गए। अब प्रमुख शब्द जो आता है आपका हेड वर्ड ही वह ऐसा शब्द है जिस पर पूरा वाक्य टिका होता है। यदि हम इसको मिटा देते हैं, ए टाल रन्स, एक लंबा दौड़ता है। क्या दौड़ता है? कुछ नहीं मिला हमें। दी ओल्ड टीच, बूढ़ा पढ़ाता है। कौन बूढ़ा पढ़ाता है? महिला है, पुरुष है, क्या है इसका पता नहीं चलता है। तो जो हेडवर्ड होता है वो सबसे प्रमुख शब्द होता है और इसके बिना हमारा वाक्य अधूरा होता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। तीन हमने पढ़ लिए, डिटरमिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब हमें चौथा पढ़ना है एडजेक्टिवल फ्रेज। किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट वाले भाग में अधिकतम 4 भाग हो सकते हैं। उसमें पहला है आपका डिटरमिनर, दूसरा है आपका क्वालिफायर, तीसरा है आपका हेडवर्ड। हाँ, तो सब्जेक्ट वाले भाग में जो 4 भाग होते हैं उसमें सबसे चौथा नंबर का जो भाग होता है वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, जिसे हम विशेषण वाक्यांश कहते हैं। विशेषण वाक्यांश। सबसे पहले आपको फ्रेज समझने की आवश्यकता है कि फ्रेज कहलाता क्या है। फ्रेज जो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है तथा यह वाक्य के अधूरे वाक्य की तरह होता है। ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। अब एडजेक्टिवल फ्रेज की तरफ आते हैं, विशेषण वाक्यांश। अब विशेषण वाक्यांश होता क्या है? विशेषण वाक्यांश जो होता है वह विशेषण की तरह ही होता है, एडजेक्टिव की तरह ही होता है। इस प्रकार से एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, उसी प्रकार से एडजेक्टिवल फ्रेज भी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वाक्य में, जो हमारा सब्जेक्ट वाले भाग में जो एडजेक्टिव आता है वो हेडवर्ड के पहले आता है और एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो हेडवर्ड के बाद आता है। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा कहाँ। एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो सदैव ही हेडवर्ड के पश्चात आता है और एडजेक्टिव जो होता है वो हेडवर्ड के पहले आता है और दोनों का काम एक ही होता है, दोनों हेडवर्ड की विशेषता ही बताते हैं। अंतर बस इतना होता है कि एडजेक्टिवल फ्रेज में 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है और एडजेक्टिव अकेले आता है। तथा एडजेक्टिवल फ्रेज में सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्रिया नहीं होती, मतलब एडजेक्टिवल फ्रेज में वर्ब का प्रयोग नहीं होता, उसे हम वर्ब नहीं मानते हैं जो यूज होता है। जैसे कि दी ओल्ड लेडी in the room, the old lady in the room is a teacher। उसी प्रकार से and उसी प्रकार से a black bird sitting in the tree flew away। अब ध्यान देना है हमें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटेंगे, फिर जहाँ से सहायक क्रिया या क्रिया शुरू होती है
उसके पहले वाला भाग हमारा पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। अब हमें ये देखना है, सबसे पहले हम हेडवर्ड छांटते हैं। तो हेडवर्ड क्या है? लेडी है और बर्ड है, ये हमारे क्या है? हेडवर्ड। यस डब्ल्यू मतलब हेडवर्ड। अब हेडवर्ड के पहले दो शब्द आ गए हैं, तो जो सबसे पहला शब्द होता है वो क्या होता है? जो सबसे पहला शब्द होता है वो क्या होता है? डिटरमिनर। और दूसरा शब्द जो होता है वो क्वालिफायर। अब आपको ये भी बताया गया था कि क्वालिफायर जब भी आएगा वो हेडवर्ड के पहले ही आएगा, और ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अब हेडवर्ड के पश्चात और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले जो भाग आता है वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। और ये जो होता है ये भी हमारे नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता, हमारे हेडवर्ड की ही विशेषता बताता है। मतलब एडजेक्टिव के समान ही इसको माना जाता है, ये भी एडजेक्टिव का ही एक रूप होता है। अब इसमें क्या करना होती है? क्या है हमारा? एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहाँ देखना ये है, पहचानने का आसान तरीका होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है और इसमें वर्ब नहीं आई होती है, इसमें वर्ब नहीं आई होती, इसे वर्ब नहीं माना जाता है। जैसे द ओल्ड लेडी इन द रूम इज ए टीचर, उसी प्रकार से ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। अब यहाँ आपका सब्जेक्ट वाला जो चार भाग होता है ये पूरा होता है, इस सब्जेक्ट वाले चार भाग आपके पूरे होते हैं। अब सब्जेक्ट वाले भाग में चार भाग होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब सब्जेक्ट के रूप में भिन्न भिन्न शब्द भी आते हैं। जैसे एक शब्द होता है जिरंड, शब्द होता है जिरंड। अब जिरंड बनता कैसे है? ये जो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड का निर्माण होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड का निर्माण होता है। तथा ऐसी दशा में जब ये सब्जेक्ट बन के आता है तो ये क्या करता है? नाउन का काम करता है। जब भी ये सब्जेक्ट बन के आता है तो ये नाउन का काम करता है। और अधिकतर इसके हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ना ने नी का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जिरंड जब भी कर्ता के रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो उसके साथ सदैव ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जिरंड जब भी कर्ता के रूप में आएगा, जिरेंडियल नाउन जब भी सब्जेक्ट बन के आएगा, तो उसके साथ सदैव ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जिरंड बनता कैसे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड का निर्माण होता है। जैसे स्विम है, अब इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो यस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब हमारे कर्ता वाले भाग में जब छांटते हैं हम, तो सब जहां से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट होता है। क्योंकि अब सब्जेक्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वाले भाग में आईएनजी लगा हुआ एक शब्द आ गया। अब चूंकि आईएनजी लगा हुआ शब्द है तो इससे ये देखना है कि ये है क्या। जब भी आईएनजी लगा हुआ शब्द आता है तो वो जिरेंड कहलाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरेंड बनता है। अब चूंकि ये नाउन का काम करता है और हिंदी जब निकालते हैं तो ना ने नी अधिकतर इसका हिंदी के अंत में आना चाहिए। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना, तैरना ना ने नी आ गया तो तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। उसी प्रकार से वॉकिंग, वॉक में आईएनजी जोड़ के बनाया गया, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड,
वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब आप थोड़ा सा आपको भ्रम होगा कि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट वाला भाग है थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इसे जब हम चाहें तो इसे छाट भी सकते हैं अलग अलग। अब ऐसी दशा में जो ये इन द मॉर्निंग है ये रहेगा सब्जेक्ट वाले भाग में ही, ये रहेगा सब्जेक्ट वाले भाग में ही, लेकिन इसे हम मॉडिफायर मान सकते हैं। मॉडिफायर जो होता है वो भी विशेषता ही बताता है, ये विशेष करता है, संशोधन करता है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग अर्थात सुबह में टहलना, नानी अभी आ गया, तो सुबह में टहलना इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी जिरंडियल नाउन हमारे सब्जेक्ट बन के आते हैं तो इनके साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो सिंगुलर ही होनी चाहिए। यहाँ क्लियर हो गया कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है और ये नाउन का काम करता है। अब आते हैं तो आपको फिर एक और चीज देखने को मिलती है कि कभी कभी टू लगी हुई क्रिया भी कर्ता के रूप में आ जाती है। टू लगी हुई क्रिया भी कर्ता के रूप में आ जाती है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव जो होता है ये कैसे बनता है? ये भी बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ने पर। अब इन्फिनिटिव का निर्माण कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ने पर इन्फिनिटिव का निर्माण होता है और ये भी कर्ता के रूप में आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ने पर ये भी कर्ता के रूप में आ जाते हैं, इन्फिनिटिव बनते हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं स्विमिंग या वॉकिंग जो आपने देखा है ये सब्जेक्ट वाले भाग में भी आते हैं और ऑब्जेक्ट वाले भाग में भी आते हैं। उसी प्रकार से जो आपका इन्फिनिटिव है वो भी सब्जेक्ट वाले भाग में आएगा और प्रेडिकेट। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी भी हिंदी में ना लेनी होती, जैसे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब फाइंड मैंने पाना होता है, इसके पहले हमने टू लगा लिया, ये इन्फिनिटिव हो गया और ये कर्ता के रूप में आ गया। अब जहां से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है वहीं से उसके पहले वाला भाग हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जहां से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि टू फाइंड फॉल्ट, गलती पाना क्या है? इज इजी माने आसान है, गलती पाना आसान है। नानेमी इसके अर्थ में भी आता है, लेकिन ये नाउन होता है, ये नाउन नहीं बनता है। उसी प्रकार से टू पे टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। अब यहाँ भी एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ हमने टैक्सेस लिख दिया, टू पे टैक्सेस, तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि आप टैक्सेस को देख के यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब भी हमारा कर्ता इन्फिनिटिव हो या जिरेंडियल हो तो इसके साथ भी सदैव सहायक क्रिया जो लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, वो कैसी होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाई जाएगी। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इसके साथ और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में हमें केवल एक ही शब्द मिलता है, जैसे इट या देयर। सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है? इट या देयर। अब देखते हैं, जैसे सेंटेंस हमारा आ गया, इट इज easy to find fault. It is easy to find fault. Yeah, it is
वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। उसी प्रकार से देयर आर 30 students in my class, there was a king। अब यहाँ ये फिर हम ध्यान देंगे कि जहां से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला भाग हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जहां से क्रिया या सहायक क्रिया शुरू होती है उसके पहले वाला भाग हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट के रूप में हमें इट मिला है और देयर मिला है। इट जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इट जो होता है ये न्यूट्रल होता है। और एक चीज और ध्यान देना है कि इट के साथ सदैव ही हेल्पिंग वर्ब जो होती है सिंगुलर लगाई जाती है। इट के साथ सदैव ही हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। अब देयर जो होता है ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। देयर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है और इसके साथ हम जो सहायक क्रिया लगाते हैं वो इसके अनुसार नहीं लगाते हैं। देयर के साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाती है वो देयर के अनुसार नहीं लगाई जाती है, बल्कि वाक्य में आया हुआ जो हमारा नाउन है, वाक्य में आया हुआ जो हमारा नाउन है। अब यहाँ 30 स्टूडेंट्स 30 विद्यार्थी, इसीलिए यहाँ आर लगा दिया गया कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। उसी प्रकार से देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब चूंकि राजा के अनुसार हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, वाज, तो देयर के साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाएगी वो वाक्य में आगे आए हुए नाउन के अनुसार ही लगाई जाती है। यदि हमारा जो कर्ता आया है बहुवचन है तो उसमें हम बहुवचन की सहायक क्रिया लगाएंगे। यदि आया हुआ कर्ता हमारा एक वचन है तो सिंगुलर वाली सहायक क्रिया लगाएंगे। देयर जो होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है और इट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब ये दोनों जो होते हैं कोई अर्थ नहीं रखते हैं, ये अर्थहीन होते हैं, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, केवल ये वाक्य को पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, गलती पाना आसान है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बड़ी ठंडी है। उसी प्रकार से देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। अब ये हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट पूरा समाप्त होता है। अब अपने एक्सरसाइज बुक में से आप एक्सरसाइज करेंगे और जहां भी आपको एक्सरसाइज सब्जेक्ट वाले पार्ट में जैसे दिया होगा छांटना, अलग करना, बैठाना, आप एक्सरसाइज करेंगे। जहां भी आपको समस्या होती है आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप भी मिल जाएगा आपको इसी नंबर पे, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट करने का समय 10 बजे से 4 बजे तक है। धन्यवाद। कल फिर आपको प्रेडिकेट का भाग पढ़ाया जाएगा।